चीन 1959 तक तिब्बत पर कब्जा कर चुका था, लेकिन तिब्बत के लोग अभी भी चाहते थे कि वो आज़ाद रहें। और इस आज़ादी को दबाने के लिए चीन के सैनिक हर टाइम तिब्बत में रहते थे। और चीन को ये लगता था कि चीन और तिब्बत को मिलाने में जो सबसे बड़ी दीवार है वो है दलाई लामा। तिब्बत के लोग दलाई लामा को भगवान मानते हैं और चीन की सरकार को पता था अगर एक बार दलाई लामा चीन के पक्ष में आ गए तो फिर तिब्बत के लोग भी धीरे धीरे उनके पीछे चीन की सरकार का समर्थन कर देंगे। लेकिन दलाई लामा तिब्बत को आज़ाद देखना चाहते थे और इस बात को लेकर दलाई लामा से चीन बहुत चिढ़ता था। 10 मार्च 1959 को चीन के जनरल झांग चिंगबू ने दलाई लामा को एक निमंत्रण भेजा। ये निमंत्रण था झांग चिंगबू ने एक नृत्य आयोजन करवाया था, लेकिन इसमें जनरल झांग चिंगबू ने एक शर्त रखी थी। उनके अनुसार दलाई लामा को इस फंक्शन में बिना किसी बॉडीगार्ड के आना था। और यहीं से दलाई लामा के खास लोगों को लगा कि चीन उनके खिलाफ कोई साजिश रचने जा रहा है। दलाई लामा के खास लोगों ने निमंत्रण में जाने से दलाई लामा को रोक लिया। इसके साथ ही निमंत्रण वाले दिन हजारों तिब्बतियों ने दलाई लामा के महल को घेर लिया। तिब्बतियों को लगता था कि चीन की सरकार दलाई लामा को अगवा करना चाहती है और या तो उनको मारने का प्लान बनाया जा रहा है। इसी बीच दलाई लामा से कहा गया कि अब आपका तिब्बत में रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनको तिब्बत से निकालकर कहीं और लेके जाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि उनको लेके कहाँ जाए और इतने सारे चीनी सैनिकों के बीच में उनको लेके कैसे जाया जाए, उनको तिब्बत से निकाला कैसे जाए। 16 मार्च को इसी बीच खबर आती है कि दलाई लामा जिस महल में रहते हैं चीन की सेना उस महल को नष्ट करना चाहती है। इसको देखते हुए 17 मार्च की रात को दलाई लामा भेष बदलकर अपने परिवार और अंगरक्षकों के साथ महल छोड़ देते हैं। फिर वो महल से 3 समूह बनाकर रवाना होते हैं। दलाई लामा की माँ और बहन पुरुषों का भेष धारण करके महल से निकलते हैं, जबकि दलाई लामा अपना चश्मा उतारकर एक तिब्बती सैनिक की वेशभूषा में बाहर निकलते हैं। और ये सिर्फ रात में ट्रैवल करते थे, वो भी बिना किसी टॉर्च और मशाल के, ताकि ये लोग चीनी सैनिकों की नजरों में ना आ सकें। इसी बीच 19 मार्च को हजारों तिब्बती महिलाओं ने चीन के विरुद्ध नारे लगाने शुरू कर दिए। उसी रात चीन के सैनिकों ने दलाई लामा के महल पर गोले बरसाए और उनमें से कुछ गोले उनके निजी निवास स्थान पर गिरे। यहाँ से ये तो साबित हो गया कि दलाई लामा को चीन की सरकार मरवाना चाहती है। तो अब दलाई लामा का तिब्बत में रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। तब तक दलाई लामा और उनके साथियों ने कीचू नदी पार कर ली। फिर दलाई लामा ने अपना चश्मा लगाया। चश्मा नहीं लगाने के कारण उनको साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब वो साफ साफ देख सकते थे। और उसी रात फिर रात भर चलकर दलाई लामा ने ब्रह्मपुत्र नदी पार की। इसी बीच 25 मार्च को कोड लैंग्वेज में दलाई लामा ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को एक मैसेज भेजा, जिसमें बताया गया कि मैं सुरक्षित हूँ। अब हर 24 घंटे में दलाई लामा की न्यूज़ अमेरिका पहुंचने लगी। यहाँ ये बात याद रखना कि हम बात कर रहे हैं 1959 की, जब एक दूसरे से संपर्क करना इतना आसान नहीं होता था। अब ये बात तो श्योर थी कि दलाई लामा अब तिब्बत में नहीं रह सकते, तो भारत और अमेरिका संदेश भेजे गए कि दलाई लामा भारत में शरण लेना चाहते हैं। अमेरिका को ये संदेश 28 मार्च को मिला, तब उन्होंने भारत से इस बारे में बात की। लेकिन दलाई लामा का ये संदेश 26 मार्च को ही भारत को मिल चुका था। इसके साथ ही दलाई लामा के भाई उस समय के भारत के प्रधानमंत्री से मिल चुके थे और भारत ने दलाई लामा के भारत में रुकने की मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन अभी भी दलाई लामा सुरक्षित नहीं थे, वो भी भारत की सीमा में एंटर नहीं हुए थे और जब तक वो तिब्बत में थे चीन की सेना उन्हें कभी भी पकड़ सकती थी। लेकिन तभी दलाई लामा बीमार पड़ गए, उन्हें बुखार ने जकड़ लिया और उनका पेट भी खराब हो गया। इसी बीच चीन के प्लेन दलाई लामा को ढूंढते ढूंढते उनके ऊपर से गुजरने लगे। लेकिन किसी तरह 31 मार्च 1959 को दोपहर के 2 बजे दलाई लामा ने अब के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में याक पर बैठकर भारतीय सीमा में प्रवेश किया और दलाई लामा भारत में इस तरह सुरक्षित पहुंच गए। लेकिन अमेरिका चाहता था कि दलाई लामा भारत छोड़कर स्विट्जरलैंड या थाईलैंड में रहें। लेकिन भारत के स्वागत को देखकर दलाई लामा को लगा कि उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। साथ ही वो तिब्बत में रह रहे लोगों से यहाँ से आसानी से संपर्क साध सकते थे। तो ऐसे दलाई लामा तिब्बत से भारत पहुंचे। बाकी तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।